हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टेम्पल। मैं हूं राजू गुप्ता और मैं आपके लिए बिहार एसआई बीपीएससी रेलवे सेट सीरीज़ 4 लाया हूं, जिसमें 50 जीके और उनसे रिलेटेड कुछ सवाल जवाब दिए गए हैं। मुझे आशा है कि ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर कीजिएगा जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं। ये जीके कहीं ना कहीं या कभी ना कभी किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए होंगे या पूछे जा सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसका जवाब आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए जीके से रिलेटेड प्रश्नों का वीडियो बनाता रहूं। और यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर संग्रह का सिलसिला। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें कुछ एक नया सेशन शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें रहेगी प्रत्येक सवाल आपको इसके जवाब देने होंगे। ठीक है, जैसे कि आज का सवाल है, आपके इसके जवाब कमेंट में लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कोई सांसद लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता है? हाँ या ना, इसके जवाब आपको हाँ या ना में देना है और कारण के साथ देना है। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ। क्या कोई सांसद लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता है? ठीक है, आपके जो भी राय है वो आप इसके कमेंट में लिख सकते हैं, हाँ या ना के साथ। ठीक है, अगर हाँ है तो उसका भी कारण देना होगा, या नहीं तो उसका भी कारण देना होगा। ये है आज का सवाल, इसके जवाब मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सहकारिता मंत्री का दायित्व किन्हें दिया गया है? सहकारिता मंत्री का दायित्व किन्हें दिया गया है? तो हाल ही में एक नए मंत्रालय का गठन किया गया है, जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इसका जो कार्यभार है वो अमित शाह को दिया गया है। ठीक है, इसके कार्यभार किनको दिया गया है? अमित शाह को। और ये हमारे गृह मंत्री भी हैं। ठीक है, वर्तमान में गृह मंत्री। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसे याद कर लीजिएगा। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, फसल और उनके शीर्ष उत्पादक राज्य का ये सूची है जिसको मेल करके दिया गया हुआ। ठीक है, तो जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, चाय का असम में, और ओवरऑल पूछ दिया जाए विश्व में तो ये चीन में। गन्ना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गन्ना का उत्तर प्रदेश, और पूरे विश्व में तो ब्राज़ील। रबर का पूछ दिया जाए तो केरल। ठीक है, रबर का केरल। हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश जो किसी एक देश के अंदर स्थित है। अफ्रीका में एक देश है जो एक देश के पूरी तरह अंदर है, स्थित है। ठीक है, ये है लेसोथो। लेसोथो जो है वो साउथ अफ्रीका देश में ही स्थित है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, आप इसे मैप में देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास अगर मैप हो तो आप उसमें देख लीजिएगा। लेसोथो जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ये पनामा नहर को कहा जाता है। ठीक है, पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार है। ठीक है, अटलांटिक महासागर से अगर पनामा नहर होते हुए जाएंगे तो प्रशांत महासागर में मिल जाता है। ठीक है, यदि पूछ दिया जाए कि कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है तो वो पनामा नहर ही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वेस्टर्न पठार किस देश में स्थित है? वेस्टर्न पठार जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, यूएसएसआर सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1992 में हुई थी। और यह 15 देशों का समूह था, जिसमें अभी यूक्रेन और रूस, ठीक है,
जिनके बीच अभी युद्ध चल रहा है, ठीक है। और ये 1991 में टूटकर अलग हो गए थे, ठीक है। 1922 में ये गठित हुए थे एक साथ 15 देश मिलकर, और 1991 में टूट गए थे। और ये 15 देश कौन कौन है? तो रूस है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, इस्टोनिया है, लताविया है, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, पारसनाथ ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद चतुरायन धर्म का उपदेश दिया था, जो इस प्रकार है, ठीक है। पारसनाथ ने कौन से उपदेश दिए थे चतुरायन धर्म में? हिंसा ना करना, चोरी ना करना, धन संग्रह ना करना और झूठ ना बोलना, ठीक है। और महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म दिया था, ठीक है। पंचायन धर्म में यदि पूछ दिया जाए तो महावीर स्वामी, और चतुरायन धर्म जो कि पारसनाथ ने दिया था। और पारसनाथ के नाम पर ही एक पहाड़ का नाम है, पहाड़ी का नाम है, जिसका नाम है सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था आपको। सम्मेद शिखर का नाम क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी। अगला है, उत्तर मीमांसा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये बद्रायन ने किया था, ठीक है दोस्तों, बद्रायन ने। जिस प्रकार सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का स्रोत कृषि और व्यापार था, उसी प्रकार वैदिक सभ्यता के अर्थव्यवस्था का स्रोत क्या है? तो ये था कृषि और पशुपालन, ठीक है। कृषि तो दोनों में थे, बस उसमें क्या था, एक व्यापार था। खासकर सिंधु सभ्यता में व्यापार के लिए जाना जाता था, और ये पशुपालन के लिए। पशुपालन में भी वैदिक सभ्यता में गाय का बहुत महत्व था, ठीक है दोस्तों। गाय के लिए ये सब क्या कर देते थे? युद्ध कर दिया करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की बड़े भाई कौन थे? तो महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्मन, ठीक है दोस्तों। और उनके पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी या अनोज्या। प्रियदर्शनी या अनोज्या दोनों एक ही पुत्री थी, उन्हीं का नाम है। और दामाद का नाम था जमाली, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता हैदराबाद की स्थापना, स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना 1724 में निजामुल मुल्क ने किया था। उस समय मुगल बादशाह कौन थे? तो मोहम्मद शाह थे, ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्या क्या हो सकते हैं देखिए। स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 में। किसने की थी? तो निजामुल मुल्क ने की थी। और किसके समय हुई थी? तो मोहम्मद शाह। इसमें 3 प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो याद कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के वक्त चौथ और सरदेशमुखी क्या था? तो मराठा साम्राज्य में ये कर था, एक प्रकार का क्या था? टैक्स था ये, ठीक है दोस्तों, टैक्स कर था ये। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोसिस की क्रिया होती है? ठीक है, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया होती है? तो ये कोशिका द्रव में होती है, ठीक है दोस्तों। ये बीपीएससी 10+2 एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस साल के कुछ दिन पहले जो हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग कौन है? ठीक है, बीज के द्वारा, सीड के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग कौन है? तो वो भ्रूण होता है, ठीक है, भ्रूण। अगला है, कौन ऊर्जा खाद्य पदार्थ कहलाता है? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा को क्या कहा जाता है? एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। इसको क्या भी बोला जाता है? एनर्जी गिविंग फूड। इससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा में वसा में दुगनी एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। अगला है, मॉस एवं लिवरवर्ट किस प्रकार की उदाहरण है? तो ये ब्रायोफिटस में है। ये भी आपको बीपीएससी 10+2 एलडीसी में पूछी हुई क्वेश्चन है, ठीक है, ब्रायोफाइट में, ठीक है। ब्रायोफाइट जो है वो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा अंग है। मॉस और लिवरवर्ट ये ब्रायोफाइट से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है। ये कॉमन सी क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को क्या कहते हैं? तो इसे वल्कनीकरण कहते हैं, वल्कनाइजेशन, ठीक है। वल्कनाइजेशन हिंदी में वो लिखा रहे तो वल्कनीकरण। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी के मेटल और कोर को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये गुटेनबर्ग रेखा कहलाती है, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी के मेटल और कोर को अलग करने वाली गुटेनबर्ग रेखा कहलाती है। यदि आपको ये पूछ दिया जाए कि पृथ्वी के क्रस्ट और मेटल को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो महो। क्या कहलाती है? महो। तो महो किसको अलग करती है? तो
पृथ्वी के क्रस्ट और मेटल को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गोंडवाना लैंड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जम्बू द्वीप से के नाम से जाना जाता है। और इससे पहले मैंने बताया था कि अफ्रीका जो है वो किसके भाग में आता है, गोंडवाना या लॉरेशिया जिसको बोलते हैं अंगारा लैंड। ठीक है, तो ये दोनों का सम्मिलित रूप है। ठीक है, आपका अफ्रीका जो है दोनों में पड़ जाता था, गोंडवाना लैंड में भी आ जाता था और आपको अंगारा लैंड में भी आ जाता था। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी की मिट्टी के कौन सी परत बहुत उपजाऊ रहती है तथा उसमें कीड़े मकोड़े और चूहे अपना आवास बना लेती हैं? तो ये हॉरिजन ए। ठीक है, मिट्टी के परत को 5 भागों में बांटा गया है, हॉरिजन ओ, हॉरिजन आर, हॉरिजन ए, बी, सी, 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हॉरिजन ए। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, ठीक है, ने भारत के मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? तो ये 8 भागों में बांटा है। ठीक है, ICAR अगर पूछा जाए तो 8 भागों में बांटा है इसको, भारत के मिट्टी को। कौन कौन है वो? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। मिट्टी से रिलेटेड मैं एक वीडियो आप सबके लिए बनाऊंगा। ठीक है, मिट्टी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं, जलवायु से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं, उनका एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जरूर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है प्रश्न है, नुसंतारा जो कि इंडोनेशिया के है। ठीक है, किस द्वीप पर स्थित है? तो ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। दोस्तों बोर्नियो द्वीप पर, बोर्नियो एक ऐसा द्वीप है जिस पर 3 देश स्थित है। ठीक है दोस्तों, 3 देश स्थित है। वो कौन कौन है? वो देश है इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। ये 3 एक ऐसे देश हैं जो एक ही द्वीप पर स्थित है, वो है बोर्नियो द्वीप पर। ठीक है, तीनों देश स्थित है। और बोर्नियो द्वीप जो है ब्रुनेई जो देश है वो बोर्नियो द्वीप पर पूरी तरह से स्थित है। बाकी दोनों जो है अलग अलग द्वीपों में बटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आप नक्शा में इसे देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में कब शुरू हुआ था? तो 1972 में। ठीक है, और चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, नेतृत्वकर्ता? तो थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इरेबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप पर स्थित है? तो ये अंटार्कटिका पे स्थित है। ठीक है, इरेबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप पर स्थित है? तो अंटार्कटिका पे। अंटार्कटिका पर ये एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा खनिज किस पठार में पाई जाती है? तो वोल्विया के पठार में सबसे ज़्यादा खनिज पाई जाती है। पठार से रिलेटेड और भी प्रश्न है, जैसे कि सबसे ऊंचा पठार तो है पामीर का पठार, जिसे विश्व का छत कहते हैं। सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। भारत में सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। और भारत में सबसे अधिक किस पठार में खनिज पाई जाती है? तो वो धारवाड़ के पठार में। ये 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, आप कहीं नोट कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक में फूलों की खेती के लिए प्री मानसून, यानी कि मानसून जब पहले आ जाती है तो उसको प्री मानसून कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मानसून यदि समय से पहले आ जाए तो प्री मानसून कहते हैं। तो प्री मानसून अच्छा साबित होता है, इसलिए वहाँ पर इस प्री मानसून को किस नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। और इस बार आपको बिहार एसआई के पीटी में पूछा था कि इसी प्री मानसून को जो केरल में है किस नाम से जाना जाता है? तो आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक कौन कौन हैं? तो पर्वतों की स्थिति है। ठीक है, पर्वतों की स्थिति है जो भारत के जलवायु में को प्रभावित करती है। ठीक है, समुद्र से दूरी किसी भी देश की या किसी भी जगह की, यदि पर्वतों से उसकी स्थिति, समुद्र से दूरी हो, ठीक है, विषुवत रेखा से दूरी, समुद्र तट से ऊंचाई और मानसून, ये 5 जो है कारक हैं, ये भारत की जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड जो जलवायु से रिलेटेड है, इसकी मैं एक अलग वीडियो से आपको पूरी तरह समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल इसमें ज़्यादा वक्त लग जाएंगे समझाने में। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये है, उसकी गतिज ऊर्जा को दुगना कर देगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि दुगना लिख दिया है तो 4 गुना हो जाएगा। वो
वेग को यदि दुगना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान को बढ़ा दिया जाए दुगना तो गतिज ऊर्जा 2 गुनी ही रहेगी। यदि आपसे सवाल कर दिया जाए कभी कभी कि द्रव्यमान को दुगना और वेग को भी दुगना कर दिया जाए तो कुल 8 गुनी उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है, कुल 8 गुनी उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। आप उसको फार्मूला से बना सकते हैं, ठीक है, हाफ एम भी स्क्वायर, एम में दुगना कर दीजिएगा और भी में जब दुगना कीजिएगा तो उसका स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा, तो ठीक, तो 4 गुना 2 8 गुनी बढ़ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, इसमें कुछ करंट अफेयर हैं, लेटेस्ट हैं। चलिए, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन अभी बनी है, हाल ही में बनी है? माधवपुरी बुच, ठीक है, माधवपुरी बुच जो हाल ही में बनी, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया है। और मनसुख मंडाविया को और कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ठीक है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी किनके पास है? तो मनसुख मंडाविया के पास ही हैं ये दोनों मंत्रालय, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ देखा गया था? तो ये कर्नाटक में देखा गया है, ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में। इस वेरिएंट से पूरे विश्व में पहली मृत्यु ब्रिटेन में हुई थी। यदि कोरोना की बात कर दे, सिर्फ कोरोना, इसके वेरिएंट के बारे में बात नहीं कर रहे, कोरोना, तो सबसे पहले 2020 में केरल में देखा गया था, ठीक है, और उसकी जान भी बच गई थी शायद। भारत का पहला पूर्ण विद्युत रेलवे कौन है, जोन कौन है? तो पश्चिम मध्य रेलवे, ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जो है पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो रोम, इटली में है और इसके सदस्य देशों की संख्या अगर पूछ लिया जाए तो 197 है, ठीक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है क्यू डोंग्यू, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई थी? तो ये जो है 10 जुलाई 2014 से। इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, ठीक है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही नहीं जाते। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे जरूर याद कीजिएगा, कहीं ना कहीं गलती से अगर किस्मत खराब हो तो पूछ दी जाएगी। तो कौन कौन है? नमामि गंगे की 10 जुलाई 2014, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च की गई थी, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई थी, पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को लॉन्च की गई थी, पीएम जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी, पीएम जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी, और स्वच्छ भारत मिशन योजना ये 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन का जो लोगो है वो गांधी जी का चश्मा है, उनसे भी याद कर सकते हैं कि गांधी जी का जन्मदिन के दिन ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? तो यह है भारत सेतु भारतम योजना, ठीक है, सेतु भारतम योजना। इसके तहत क्या है, जितने भी रेलवे क्रॉसिंग है उसको या तो पुल के थ्रू, ओवर ब्रिज के थ्रू, और या तो अंडर, यानी कि रेलवे के नीचे नीचे, पटरी के नीचे नीचे अंडर ब्रिज बना देने की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस। हमारा अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन क्या हैं? ये सब क्वेश्चन बीपीएससी और एसआई में ही बिहार एसआई में ही पूछे जा सकते हैं। ये छोटे मोटे जो रेलवे के होते हैं या एसएससी के एमटीएस ग्रुप डी में, इस सब में ऐसा पूछना हालांकि संभव नहीं है, इतना डीपली नहीं पूछेगा। तो फिर भी बिहार एसआई के लिए या बीपीएससी से रिलेटेड है तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो 4 सत्य क्या थे? तो संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, ठीक है, संसार जो है वो क्या है? दुख से भरा हुआ है, ये तो जाहिर सी बात है। हर दुख का कोई ना कोई एक कारण होता है, ये भी सही बात है। हर दुख का कोई ना कोई एक वजह होती है। तो सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है उसको महात्मा बुद्ध ने किस चीज़ को बताया है? तो इसको इच्छा को बताया है, ठीक है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा को बताया है और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यही 4 सत्य कथन दिया है किन्होंने? महात्मा बुद्ध ने, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न पीएलआर क्या है? तो प्राइमरी लैंडिंग रेट जो है, इससे क्या समझते हैं?
तो बैंक जो है ग्राहकों को जिस दर पर ब्याज देती है उसे PLR कहते हैं। आप सोच रहे होंगे ये तो बैंक रेट होता है, ठीक है दोस्तों। आपने कहीं देखा होगा कि अलग अलग बैंक जो है अलग अलग रेट देती हैं हर ग्राहकों को, एक दर पर नहीं रेट पर नहीं देती है। कभी कोई बैंक 10% पे देता है, कोई 9%, कोई 11%, कोई 14%, ऐसे। तो ये PLR है, ठीक है। वो बैंक रेट जो है वो फिक्स रहता है, वो चुनिंदा कस्टमर को दिया जाता है, ठीक है, जो खास कस्टमर होते हैं, ठीक है, जो अपना EMI जो भी हो वो टाइमली पेमेंट करते हैं, ठीक है। आदर्श ग्राहक जो होते हैं बैंक के, उनको बैंक रेट पे दिया जाता है, बाकी सभी को PLR पर दिया जाता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। हमारा अगला प्रश्न है, करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? करेंसी नोट प्रेस जो है वो नासिक में स्थित है, ठीक है। नासिक नोट प्रेस को करेंसी नोट प्रेस भी कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। नासिक प्रेस नोट को करेंसी नोट प्रेस कहा जाता है और बैंक नोट प्रेस देवास प्रिंटिंग प्रेस को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कछुओं के शरीर पर किस प्रकार का शैवाल पाया जाता है? तो प्रोटोडर्मा, ठीक है। कछुओं के शरीर पर जो शैवाल पाए जाते हैं उसको प्रोटोडर्मा कहते हैं, ठीक है। प्रोटोडर्मा प्रकार के शैवाल होते हैं। DPT का ट्रिपल वैक्सीन किससे प्राप्त होती है? तो ये जो है ना अस्मिया नामक लाइकेन से, किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो अस्मिया नामक लाइकेन से प्राप्त होती है DPT का ट्रिपल वैक्सीन। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य विधायी संबंध के विवेचना किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये अनुच्छेद 245 और 255 तक है। ये आपको BPSC और बिहार SI में पूछे जा सकते हैं सवाल, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध जो है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें प्रकृति को नहीं बदला जाता है, यानी कि आपको अगर मृत्युदंड है, समय को नहीं घटाया जाता है, इसमें जो है समय को नहीं घटाया जाता है, प्रकृति को बदल दिया जाता है। जैसे कि आपको अगर मान लीजिए कि मृत्युदंड है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको आपको क्या कर देगा, 10 साल की ऐसी उम्र कैद कर देगा, 10 साल की सजा में बदल देगा, ठीक है। तो वो आपको होता है लघुकरण में, ठीक है। इसमें समय को नहीं किया जाता, प्रकृति को सिर्फ बदल दिया जाता है। और प्रतिहार क्या होता है? राष्ट्रपति को ये प्रतिहार 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिहार, लघुकरण और क्षमा। क्षमा में आपको होता है कि पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया, चाहे वो आपको मृत्यु सजा हो या उम्र कैद हो या किसी भी 10 साल 20 साल की हो, तो वो पूरी तरह से ख़त्म, वो क्षमा हो गया। लघुकरण में आपका अगर आपको मृत्यु है, फांसी की सजा है, तो आपको उम्र कैद कर देगी। और प्रतिहार में क्या होता है कि प्रकृति वही रहने देती है, यानी कि आपको अगर कारावास है तो कारावास रहने देगी, बस उसके समय को बदल दी जाती है, यानी कि 10 साल है तो 5 साल कर देगी, उम्र कैद है तो 10 साल कर देगी, इसे मतलब समय को बढ़ा घटा देती है, ठीक है। और ये क्षमा शक्ति जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत मिली हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, यह किस अनुच्छेद में है वर्णित है? अनुच्छेद 84 के ख, ठीक है। अनुच्छेद 84 के ख में ये वर्णित है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, ये तो सबको पता है। लेकिन ये का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 84 के ख में है। आम चुनाव के बाद दोस्तों एक चीज़ इसमें है, जब भी अनुच्छेद में किसी अनुच्छेद में क ख ग जो लिखा हो तो समझिए कि वो मूल जो अनुच्छेद था उसमें नहीं, उसको बाद में जोड़ा गया है संशोधन करके, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, आम चुनाव के बाद गठित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रोटेम स्पीकर करते हैं। जब चुनाव होता है तो लोकसभा का बैठक होता है, उसकी अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करते हैं। और ये प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद सभी अपनी सहमति से किसी एक को क्या कर देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष चुन देते हैं, तो वो हो जाते हैं स्थायी स्पीकर, ठीक है। फिलहाल उससे पहले क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी स्पीकर होते हैं। भारत में किस वर्ष से रेल बजट अलग से पेश किया जाने लगा था? तो 1924 से, ठीक है, 1924 से। लेकिन 2017 से 18 में रेल बजट को फिर से आम बजट में विलय कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। मुझे आशा है कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। इस तरह से आप लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मैं और आपके लिए वीडियो बना सकूं, ठीक है दोस्तों। तब तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,